चैप्टर 51 जो है वो हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें कल हमने लाइमन बाल्मर पार्सन सीरीज़ ब्रैकेट और डिफरेंट सीरीज़ जो है वो इनको हमने पढ़ लिया था। एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ये हम आज डिस्कस करेंगे। जब कोई हाइड्रोजन एटम में कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी हायर ऑर्बिट से जंप करके लोअर ऑर्बिट में आता है, जिस तरह ये फ़र्ज़ करें ये एक हाइड्रोजन एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिट से यहाँ पर जंप करके आता है। ये इधर है ये इलेक्ट्रॉन और ये यहाँ पर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को हम डार्क ब्राउन कलर से शो कर देते हैं। ये न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन को रेड कलर से शो किया है। ये nth ऑर्बिट से जंप करके pth में आता है तो ये एनर्जी रिलीज़ करेगा। इस जगह पर जो एनर्जी है इसको हम कह रहे हैं En, और इस जगह पे जो ये mth ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट का नाम nth है, तो इस जगह पर जो एनर्जी है इसको हम Em कह देते हैं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से जंप करके लोअर ऑर्बिट में आता है, जैसा कि ये हायर से लोअर में आ रहा है, तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है। तो यहाँ से एक स्पेसिफिक एनर्जी का फोटोन जो है वो रिलीज़ होगा। अब उस एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, प्लैंक्स लॉ के ज़रिए से या बोहर का पोस्टुलेट हमें हेल्प करता है उसको फाइंड करने में। वो एनर्जी जो है वो बराबर है h nu equals to En minus Em। Balmer-Rydberg general formula for the wavelength of the emitted photon is given by, तो बाल्मर का फार्मूला है इसके लिए, जनरल फार्मूला वो ये है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट के अंदर आता है तो हम उसकी हाइड्रोजन के अंदर वेवलेंथ को इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ही ये जो है वो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आया तो हम इसको लिखते हैं 1/λ इक्वल्स टू r इंटू 1/m² माइनस 1/n²। nth हायर ऑर्बिट है और जो mth है वो लोअर ऑर्बिट है। तो अब हमारे पास इसमें दोनों तरफ हमने hc से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी hc से मल्टीप्लाई किया, इधर भी hc से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया HCr इंटू 1/m² माइनस 1/n²। HCr को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अब HCr/m² आ गया माइनस HCr/n² आ गया। इसको ये जो n² है ये नेगेटिव का है, इसको पहले लिख दिया, और ये जो HCr/m² है ये पॉजिटिव का है, इसको बाद में लिख दिया। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ब्रैकेट के अंदर लिखा है, एक नेगेटिव इधर लगा दिया, एक नेगेटिव इधर। अगर इसको ओपन करते हैं, नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यही चीज़ बन जाएगी। उसके बाद हमने कंपैरिजन ले लिया इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 का। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, उसमें हमने पढ़ा था कि h न्यू बराबर होता है En माइनस Em के, तो वो हमने कंपैरिजन ले लिया। तो हमारे पास आ गया आंसर ये En इक्वल्स टू, और यहाँ पर HCr नेगेटिव HCr/n²। ये देखें, मैं यहाँ पर इक्वेशन दोबारा जो है वो दिखा देता हूँ आपको। इक्वेशन नंबर 1 में En माइनस Em ये बराबर है h न्यू Nm के बराबर है। तो En की एनर्जी तो हमारे पास ये आ गई। देख, मैं यहाँ पर वो इक्वेशन दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपके समझने में आसानी रहे। ये हमने पढ़ा h और ये न्यू
Nm equals to En minus Em। अब अगर आप इसको कंपैरिजन करके देखें तो पहली जो टर्म है वो वैल्यू होगी En की। यहाँ पर देखें जो पहली टर्म है ये वाली, ये वैल्यू है En की। En की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -HCr/n²। तो हम यहाँ पर लिख देंगे En इक्वल्स टू -HCr/n²। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके, इसको और इसको कंपेयर करके हमने लिख दिया। वेयर n इक्वल्स टू 1 2 3 4 ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। The relation gives the energy of the stationary state of hydrogen atom. Negative sign shows that atom is bounded in bounded state. Hence work must be done by some external agent to pull it apart. के नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि ये एटम बाउंडेड है, मीन ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर बाउंडेड है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस यहाँ से बाहर निकालना है तो उसको बाई सम एक्सटर्नल मीन हमें एनर्जी देनी पड़ेगी वर्क करने के लिए, ताकि हम इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बाहर लेके जा सकें। अब एनर्जी लेवल डायग्राम जो है इसके अंदर यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया है कि ये देखें, ये फर्स्ट स्टेट है, ये सेकंड स्टेट है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये इन्फिनिटी है। तो एनर्जी को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में शो किया गया है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर ऑर्बिट से पहले में आता है, तीसरे से पहले में आता है, या चौथे से पहले में आता है, या पाँचवें से पहले में आता है, तो लाइमन सीरीज़ जो है वो इसमें इसकी वेवलेंथ लाई करती है और ये अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है वो एमिट होती है। जब भी हाइड्रोजन एटम में कोई इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट से दूसरे में, चौथे से दूसरे में, पाँचवें से दूसरे में, या किसी भी हायर से दूसरे में आता है, तो उसकी जो वेवलेंथ है वो बाल्मर सीरीज़ में एग्जिस्ट करती है और ये विजिबल रीजन है, यानी ऐसी लाइट एमिट होती है जो हम देख सकते हैं। और जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर से तीसरे में आता है, चौथे से तीसरे में, पाँचवें से तीसरे में, छठे से तीसरे में, सातवें से तीसरे में आता है, तो जो है वो जो लाइट एमिट होती है वो उसकी वेवलेंथ पास्टन सीरीज में लाई करती है और इंफ्रारेड लाइट होती है। इसी तरह अप टू सॉन। और ये जो एनर्जीज हमने लिखी हैं, एनर्जी का जो सिंपलेस्ट फार्मूला है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आगे भी हम डिस्कस करेंगे। वो ये है En इक्वल्स टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n²। ये इसका फॉर्मूला है। n ऑर्बिट नंबर है। अगर आप एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं पहले ऑर्बिट के अंदर, तो आप n की वैल्यू इस जगह पर 1 पुट कर देंगे, यहाँ पर आप 1 पुट कर देंगे, -13.6 आ जाएगा। ये देखें, ये पहले ऑर्बिट के अंदर ग्राउंड स्टेट में एनर्जी हाइड्रोजन एटम की। अगर n की वैल्यू 2 लिखें तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 13.6 को 4 से डिवाइड करें तो ये चीज़ आ जाएगी। अगर n की वैल्यू 3 लिखें, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 13.6 को 9 से डिवाइड करें, ये चीज़ आ जाएगी। n की वैल्यू 4 रखें, 4 ऑर्बिट में 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड करें तो हमारे पास ये। इसी तरह अप टू सो ऑन ये सारी एनर्जीज हम किसी भी स्टेट के अंदर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। In the energy level diagram of the hydrogen atom, the energies calculated from the equation 4 are marked in electron volt. Each energy level is marked with its quantum number n. A downward pointing arrows connecting two levels represent the emission of the photon in accordance with the Bohr's frequency postulate. तो यहाँ पर ये जो एरोस यहाँ पर दिखाए गए हैं ये इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर इधर ट्रांजिशन करता है तो यहाँ पे लाइट एमिट होगी, और वो कौन सी सीरीज़ में होंगी, लाइमन सीरीज़ में, यानी अल्ट्रा वायलेट लाइट। लाइमन सीरीज़ में अल्ट्रा वायलेट, बाल्मर सीरीज़ में विजिबल लाइट एमिट होती है, पास्टन सीरीज़ में जो है वो इंफ्रारेड लाइट एमिट होती है। इसी तरह ब्रैकेट और फंड में भी इंफ्रारेड होती है। अब बोहर के पासुलेट हम यहाँ पे जब डिस्कस करेंगे, वो कह रहा है कि द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम एंड एक्सपेरिमेंटल फार्मूला ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा हेल्प्ड बोहर टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। इन 1913 he proposed a model for the structure of a hydrogen atom based on his experimental observations। 1913 में उसने एक अपना सेमी क्लासिकल जो है वो नज़रिया थ्योरी पेश की और ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस पे बेस करती थी। इसका पहला जो पासुलेट है वो
पहले पोस्टुलेट में बोहर कहता है इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स अलाउड ऑर्बिट्स विदाउट रेडिएटिंग एनी एनर्जी। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में न्यूक्लियस के गिर्द काफ़ी टाइम तक जो है वो रिवॉल्व कर सकते हैं एनर्जी खारिज किए बगैर। और इसका दूसरा जो पोस्टुलेट ये है कि जिस भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करेंगे उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा। और वो कितना होगा, उसकी वैल्यू वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब होता है? इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये है कि जो है अददी ज़रब, लफ्ज़ी मतलब इसका ये है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले ऑर्बिट के अंदर एग्जिस्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा h/2 पाई। और अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में एग्जिस्ट करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा 2 इंटू h/2 पाई। और अगर इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट के अंदर एग्जिस्ट करता है तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा 3 इंटू h/2 पाई। इसी तरह अप टू सो ऑन, अगर इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में एग्जिस्ट करेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी अगर 10वें ऑर्बिट में फ़र्ज़ करें एग्जिस्ट करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा 10 इंटू h/2 पाई। तो ये क्वांटाइज्ड हैं, स्पेसिफिक वैल्यूज़ रखते हैं एंगुलर मोमेंटम जो है। उसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी पोस्टुलेट क्या है? बोहर ये कहता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से जंप करके लोअर ऑर्बिट में आता है तो जितना उन एनर्जी स्टेट्स का, ऑर्बिट्स की एनर्जीज का जो डिफरेंस होता है उसके बकदर जो है वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज़ करता है। जिस तरह अभी हमने पिछले केस में पढ़ा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में जंप करके n से m में आता है तो उसकी जो एनर्जी वो जो रिलीज़ करता है वो nth और mth लेवल में जो डिफरेंस है उसके बकदर एग्जैक्टली एनर्जी रिलीज़ करता है। नेक्स्ट जो है वो हम बोहर रेडियाई और जो है वो क्वांटाइज एनर्जीज के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इसमें वो कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम इज सिंपलेस्ट ऑफ द एटम्स बिकॉज इट contains only one proton in its nucleus and one electron around it in its first orbit। हाइड्रोजन एटम जो होता है एक सिंपलेस्ट एटम है और एक प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस के अंदर और एक ही इलेक्ट्रॉन इसकी सराउंडिंग के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। न्यूट्रॉन जो है इसके 3 आइसोटोप होते हैं। जो प्रोटियम है उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, ड्यूट्रियम में 1 होता है, ट्रीटियम में 2 होते हैं। बहरहाल हम सिंपल केस को डिस्कस कर रहे हैं। हाइड्रोजन जो है, प्रोटियम की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन इसकी सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है। अब ये कौन सी चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करने पे मजबूर कर रही है? वो जो है वो न्यूक्लियस पे चूँकि पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे चूँकि नेगेटिव चार्ज है तो इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन की फ़ोर्स है वही अट्रैक्शन की फ़ोर्स इलेक्ट्रॉन को मजबूर कर रही है कि वो न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगा रहा है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला अगले स्टेप में लिख दिया mv²/r और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका फॉर्मूला कूलम्स लॉ के ज़रिए से, आपने कूलम्स लॉ कई दफ़ा जो है वो पढ़ा है छोटी क्लासेस में, उसमें 9th से आप 10th से पढ़ते आ रहे हैं। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला ये है k या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q1 q2 ओवर r²। ये कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड के एतबार से। अब यहाँ पर q1 जो है वो हम बात करें प्रोटॉन्स की, तो एक न्यूक्लियस में टोटल चार्ज उसके न्यूक्लियस पे कितना होगा उसको हम ऐसे लिखते हैं, ZA से लिखते हैं।
Z क्या है, किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद को, और E एक प्रोटॉन का चार्ज है। अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर जिस तरह हाइड्रोजन है जस्ट एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो चार्ज होगा न्यूक्लियस का 1e होगा। अगर किसी न्यूक्लियस के ऊपर के अंदर दो प्रोटॉन है तो उसका चार्ज होगा 2e, जिस तरह हीलियम होता है। अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर तीन प्रोटॉन है जिस तरह लिथियम है तो उसका Z3 है तो उसका न्यूक्लियस का चार्ज 3e होगा। और अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर जो है वो चार प्रोटॉन है तो उसका Z4 होगा। जिस तरह बेरिलियम है तो उसका जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो 4e होगा। अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर जो है वो 6 प्रोटॉन है तो उसका जो न्यूक्लियस का चार्ज होगा वो 5e होगा। और अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर जब 79 प्रोटॉन है जिस तरह के गोल्ड के केस में होता है तो वहाँ पर उसके न्यूक्लियस का चार्ज आ जाएगा 79e, अप टू सो ऑन। अच्छा, और ये जो Q2 है ये जस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हम न्यूक्लियस और एक जो इलेक्ट्रॉन है उसके दरमियान फोर्स की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो जस्ट E है। यहाँ पर हम E लिख देंगे। अब हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में यहाँ पर ये फॉर्मूला यहाँ पर इस तरह लिखा कि 1/4πε0 वैसे का वैसे लिख दिया, और उसके साथ ये जो Q1 है इसकी जगह पर हमने Ze लिख दिया, पूरे न्यूक्लियस का चार्ज, और Q2 एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ओवर r² वैसे का वैसे ये वाला। अगले स्टेप में हमने क्या किया, अब उसमें यहाँ पर हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 जो है वो लिख के इसको यहाँ पर स्टॉप किया और नई बात शुरू की कि वेयर v इज़ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू बोहर सेकंड पोस्टुलेट। बोहर के सेकंड पोस्टुलेट के मुताबिक एंगुलर मोमेंटम mvr के बराबर होता है, आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था। तो m मैस है इलेक्ट्रॉन का, v उसकी वेलोसिटी, r उसका रेडियस। तो एंगुलर मोमेंटम mvr बराबर होता है nh/2π। h क्या है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, 6.63 क्रॉस 10⁻34 जूल सेकंड इसकी वैल्यू होती है। n क्वांटम नंबर है, तो दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो ये बन जाएगा इधर m² v² r², और इधर आ जाएगा n² h² ओवर 4π²। तो ये हमारे पास बन गया स्क्वायर लेने के बाद। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद जी अब हमने ये जो है r से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ये इसमें आप देख सकते हैं इस तरफ हमने r से मल्टीप्लाई भी किया और r से हमने डिवाइड भी कर दिया। जब r से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये वाला r² और ये r, ये r और ये r² दोनों मल्टीप्लाई हो गए r³ हो गए, और नीचे r था वो वैसे का वैसे आ गया। इधर n² h² ओवर 4π² हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद हमने जो है ये mv² ओवर r इसको इधर रहने दिया और बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। बाकी हमारे पास एडिशनल चीज़ें क्या थीं, अब देख सकते हैं कि यहाँ पर ये r³ था, इसको हम इधर ले आए, इस r³ को हम इधर शिफ्ट किया तो ये हमारे पास आ गया r³ इधर डिनोमिनेटर में। साथ में ये m था, ये m² था, इसमें से एक m उठाकर हम इधर नीचे ले आए और वो हमने यहाँ पर लिख दिया m, और बाकी सारी की सारी इक्वेशन वैसे की वैसी रही। ऊपर h² था वो वैसे का वैसे ही आ गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया हमने। उसके बाद इक्वेशन नंबर जी फॉन्ट थोड़ा सा हम छोटा करने जा रहे हैं। जी अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर किया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप देख सकते हैं कि क्या उनकी शेप कैसी है। जी ये देख लें, यहाँ पर हमने इसको कंपेयर कर लिया। आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर जो 2 है इन दोनों की लेफ़्ट साइड बराबर है। इसकी लेफ़्ट साइड भी mv² ओवर r है और इसकी लेफ़्ट साइड भी mv² ओवर r है।
तो हमारे पास राइट साइड भी बराबर आ गई। इसकी राइट साइड है इक्वेशन की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, और इसकी राइट साइड है एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई, यहाँ पर एम और आर क्यूब है। तो ये हमने इनको कंपेयर करके लिख दिया। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, और दूसरी ये वाली साइड जो है इसको हमने इधर लिख दिया, ये यहाँ पर लिख दिया एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई एम आर क्यूब, एम पाई का स्क्वायर था, 4 पाई स्क्वायर एम आर क्यूब। तो उसके बाद जो है ये हमने कुछ कैंसिलेशन की, अब देख सकते हैं ये वाला आर स्क्वायर जो है इस आर क्यूब से कट गया, यहाँ पर जस्ट एक आर रह जाएगा। और उसके साथ साथ फिर यहाँ पर जी ई स्क्वायर, ये 4 पाई जो है, ये 4 पाई इस 4 से और इस पाई के स्क्वायर से कैंसिल हो गया। हमारे पास इस साइड पे बच गया जी ई स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट, इस साइड पे जी ई स्क्वायर बचा और उसके साथ ये एप्सिलॉन नॉट बचा, उसको हमने नीचे लिख दिया। और इधर जो है इधर हमारे पास एन स्क्वायर बचा, एच स्क्वायर बचा, और इसके साथ जो है ये एक पाई बच गया, पाई का स्क्वायर कट गया था, पाई एक बच गया, और इधर एम बच गया, साथ में आर बच गया। तो ये हमने लिख दिया। फिर उसके बाद आर जो है इसको ऊपर ले आए, एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले गए, और जी ई स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास बन गया एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर जी ई स्क्वायर पाई एम, ये हमारे पास बन गया। अब nth ऑर्बिट, ये हमारे पास रेडियस आ गया किसी भी ऑर्बिट का हाइड्रोजन एटम के लिए। अब इसमें आर एन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर ओवर जी ई स्क्वायर पाई एम एन स्क्वायर। ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है इसको फर्स्ट बोहर रेडियस कहते हैं, और इसकी वैल्यू, इसको ए नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू जो है वो 0.053 नैनोमीटर के बराबर होती है। ये कांस्टेंट वैल्यू है। अगर आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करें 8.85 क्रॉस 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एच की वैल्यू 6.63 क्रॉस 10⁻34 जूल सेकेंड, जी हाइड्रोजन के लिए 1, ई की वैल्यू 1.6 क्रॉस 10⁻19, पाई की वैल्यू 3.14, और एम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 क्रॉस 10⁻31 kg। ये सारी वैल्यूज पुट करें तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है ए नॉट का, इसको हम कहते हैं ये 0 अप्रॉक्सीमेशन के साथ 0.053 नैनोमीटर आता है हमारे पास फर्स्ट बोहर रेडियस जो है। अब ये हमने, अच्छा ये 0.053, अगर 9 को राउंड ऑफ करें तो ये 3 आ जाएगा। मैंने नैनोमीटर के अंदर लिखा था, यहाँ पर 10⁻11 मीटर के अंदर लिखा है, तो दोनों तरह लिख सकते हैं, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। 0.053 नैनोमीटर, ये 3 है। नैनो होता है 10⁻9, तो अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहें तो 10⁻11 तक आ जाए। देखें पॉइंट को अगर आप इधर से इधर लेके आते हैं 10⁻1 एक बढ़ जाएगा, इधर लेके आते हैं -1 एक और बढ़ जाएगा। तो मैंने -9 की फॉर्म में लिखा था, यहाँ पर -11 की फॉर्म में लिखा हुआ, दोनों तरह लिख सकते हैं। अगर 12 की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो पॉइंट को एक दर्जा और आपको जो है वो उधर लेके जाना पड़ेगा। तो 52.92 क्रॉस 10⁻12 पिकोमीटर जो है वो हो जाएगा। अगर आप इस 9 को राउंड ऑफ कर देंगे तो आपके पास 53 आ जाएगा पिकोमीटर अप्रॉक्सीमेशन के साथ। अब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड करने के लिए जो है वो हमने कहा कि एफ ई बराबर होता है एफ सी के। तो एफ ई की वैल्यू एम वी स्क्वायर ओवर आर, और एफ ई जो है उसकी वैल्यू हमारे पास हम पहले पढ़ चुके हैं, जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। वी फाइंड करना है। ये वाला जो आर है, ये आर तो आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये आर इस आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और इधर ये एम इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाकर दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये एम इधर नीचे आ गया, तो इधर बच गया वी स्क्वायर और इधर बच गया जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास यहाँ। अब इसमें हम ये वैल्यूज पुट करेंगे
तो वैल्यूज़ पुट करके हम वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो Z जो है वो एटॉमिक नंबर है और E जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 और पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 क्रॉस 10⁻12 है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और M मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 क्रॉस 10⁻31 किलोग्राम। और R क्या चीज़ है? R वो रेडियस है जिस रेडियस में हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं। अब रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? रेडियस का सिंपल फार्मूला तो आपने ये पढ़ा है कि आर एन, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस फाइंड करना है तो उसको आप लिखेंगे ए नॉट मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर। फर्ज करें आप पांचवें ऑर्बिट का रेडियस फाइंड करना चाहते हैं तो आप इस n की जगह पर 5 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। ए नॉट की वैल्यू ये दी हुई है, ये आप यहाँ पर लिख देंगे ए नॉट की वैल्यू, तो आपके पास उसका कोरिस्पॉन्डिंग रेडियस आ जाएगा, वही आप यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इस तरह से आपके पास जो है वो वेलोसिटी भी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की किसी भी जो है वो ऑर्बिट के अंदर आप फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो इसको मैं जो है वो शेयर भी इंशाल्लाह कर दूंगा, आप लोग जो है